तो प्यार है किसी और का पार्ट 1। सुबह का समय था। बड़ी और आलीशान हवेली के एक कमरे में पल्लवी तैयार होकर आईने में खुद को देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की सी उदासी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। उसने खुद को समझा लिया था कि वह अब रणवीर सिन्हा की पत्नी थी, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ कागज तक ही सीमित था। पल्लवी को ना तो इस हवेली में बहू होने का सम्मान मिला था और ना ही पति का प्यार। उसकी शादी के बाद आज पहली सुबह थी, लेकिन ना तो कोई उसे बधाई देने आया था और ना ही कोई रस्म, ना ही कोई अपनापन। शादी का हर रिश्ता प्यार और अपनापन लेकर आता है, लेकिन इस रिश्ते में सिर्फ समझौता था। पल्लवी ने गहरी सांस ली और सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई थी, जहां घर के सभी सदस्य मौजूद थे। पल्लवी की सास शकुंतला सिन्हा ने एक नजर पल्लवी को आते हुए देखा और फिर आंखें तरेड़ते हुए बोली, इस हवेली में रहने के कुछ कायदे और कानून हैं। अगर इस हवेली में रहना है तो नियमों का पालन करना होगा। पल्लवी ने शांति से शकुंतला सिन्हा की ओर देखा और उनके पैर छूने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन शकुंतला जी ने अपने पैर पीछे करते हुए तंज कसा कि कोई जरूरत नहीं है दिखावा करने की। अगर तुम्हारे संस्कार इतने ही अच्छे होते तो तुम इस घर की बहू नहीं होती। उनकी बात सुनकर पल्लवी ने अपना हाथ पीछे खींच लिया था। उसके दिल के किसी कोने में हल्की सी टीस उठी थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर कोई शिकन नहीं आने दी थी, क्योंकि उसकी माँ ने बचपन में उसे सिखाया था कि अपनी तकलीफ कभी किसी के सामने जाहिर मत होने देना, लोग उसका मजाक बना देंगे। शकुंतला सिन्हा के तीखे शब्द अभी भी हवा में तैर रहे थे। हवेली के हर शख्स ने उनकी बात सुनी, मगर किसी ने भी पल्लवी की तरफदारी नहीं की थी। इस घर में वह अकेली थी, बिल्कुल अकेली। रणवीर अपनी चेयर पर बैठा चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। यूं लग रहा था जैसे उसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पल्लवी ने खुद को संभालते हुए धीमे लहजे में कहा, जी मैं इस घर के नियमों का पालन करूंगी। पल्लवी की आवाज में कोई सख्ती नहीं थी। उसके शब्द हवा में अभी घुले ही थे कि तभी पीछे से एक धीमी हंसी सुनाई दी। देखो तो जरा कैसी मैच्योर बातें कर रही है हमारी नन्ही सी नई नवेली बहू। पल्लवी ने सिर घुमाकर देखा। पवित्रा भाभी, उसकी जेठानी, जो अब तक चुपचाप तमाशा देख रही थी, अचानक दिलचस्पी लेने लगी थी। इतनी छोटी सी उम्र और इतनी बड़ी बड़ी बातें। अरे पल्लवी, पहले अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो, फिर इस घर में हक जताने की बात करना। पवित्रा ने अपनी साड़ी के पल्लू को झटकते हुए कहा। पल्लवी ने एक गहरी सांस ली। उम्र और हालात पर तंज सुनने की आदत उसे पहले से ही थी, लेकिन आज ये सब सुनकर भी उसने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया था। सही कह रही हैं भाभी आप, पल्लवी ने बिना घबराए जवाब दिया। बचपन से ही हालात ने मुझे बड़ा कर दिया, नहीं तो शायद मैं भी दूसरों की तरह उम्र के हिसाब से ही व्यवहार करती। डाइनिंग टेबल पर बैठे लोगों ने एक दूसरे को चौंक कर देखा। रणवीर ने धीरे से अखबार नीचे रखा। उसकी भूरी आंखों में कुछ अजीब से एक्सप्रेशन थे, मगर वह खामोश रहा। पल्लवी भी चुपचाप डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी और रणवीर के पास वाली कुर्सी खींचकर बैठ गई थी। वह इस घर की बहू थी, लेकिन कोई भी उसे घर की बहू की तरह ट्रीट नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि रणवीर भी नहीं। पल्लवी ने उसके पास पड़ी चेयर पर बैठते हुए धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। रणवीर बिना उसकी तरफ देखे ही अखबार में नजर गड़ाए बोला, ब्रेकफास्ट कर लो, देर हो रही है। पल्लवी के होठों पर हल्की सी कड़वी मुस्कान आ गई थी। यह सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी। वह जानती थी कि रणवीर के लिए ये रिश्ता किसी बोझ से कम नहीं है, लेकिन वह अब भी हालात को समझने की कोशिश कर रही थी। डाइनिंग टेबल पर माहौल बोझिल था। पवित्रा भाभी अपनी प्लेट में पराठा रखते हुए तंज कसने से पीछे नहीं हटी थी। अरे पल्लवी, तुम तो हमारे घर की शान हो, लेकिन घर की बहू को तो सुबह सुबह किचन संभालना चाहिए, ना कि वो आराम से टेबल पर बैठकर नाश्ता करना चाहिए। पल्लवी ने चुपचाप अपनी प्लेट में हाथ बढ़ाया और धीरे से कहा, मुझे नहीं पता था कि इस घर की शान बनने के लिए सिर्फ किचन में रहना जरूरी है। लेकिन भाभी, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ तो बता दीजिए, मैं सीख लूंगी। मुझे इस घर के नियमों के बारे में ज्यादा नहीं पता। पवित्रा को लगा था कि पल्लवी शर्मिंदा होगी या कुछ सफाई देगी, लेकिन उसकी शांत मगर सख्त आवाज ने सबको चौंका दिया था। शकुंतला जी ने भी बीच में बोलना जरूरी समझा, बहुत तेज जुबान है तुम्हारी, लेकिन इस घर में औरत की इज्जत उसके काम से होती है, न कि जुबान चलाने से। पल्लवी ने एक पल को रणवीर की ओर देखा। शायद उसे उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा, मगर रणवीर अब भी चुपचाप अखबार में खोया हुआ था, जैसे ये सब उसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना हो। पल्लवी ने अपनी चाय का कप उठाया और बिना कुछ कहे धीरे धीरे उसे पीने लगी थी। उसकी आंखों में अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। रणवीर, जो पेशे से एक वकील था, लेकिन अपनी बीवी के हक में बोलने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। शायद यही उसकी नई जिंदगी थी, जिसमें ताने और बेरुखी की कमी नहीं थी। शकुंतला सिन्हा पल्लवी को कुछ और भी कहने ही वाली थी कि तभी सिद्धार्थ ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, माँ, अभी तो भाभी इस घर में आई हैं, थोड़ा समय देना चाहिए उन्हें। सिद्धार्थ रणवीर का छोटा भाई और पल्लवी का देवर था, लेकिन तभी रणवीर के बड़े भाई रणधीर गंभीर लहजे में बोले, परंपराओं को समझने के लिए समय नहीं दिया जाता, उन्हें निभाया जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने गहरी सांस लेते हुए अपने बड़े भाई रणधीर की ओर देखा। भैया, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? भाभी इस घर में नहीं है, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। सिद्धार्थ की आवाज में चिंता थी। रणधीर ने उसे एक सख्त नजर से देखा और फिर ठंडे लहजे में बोले, सिद्धार्थ, तुम्हारी भाभी अब इस परिवार का हिस्सा है और परिवार में आने के बाद बहुओं को परंपराएं निभानी होती हैं, ना कि वक्त मांगना होता है। शकुंतला जी ने भी हामी मैं सिर हिलाया। तुम्हारी दादी और मैंने भी इस घर की परंपराओं को बिना किसी सवाल के अपनाया था। पल्लवी कोई अलग नहीं है। सिद्धार्थ ने झुंझलाकर सिर हिलाया। लेकिन माँ, हर इंसान अलग होता है। किसी को जबरदस्ती एक सांचे में डालने की कोशिश करेंगे तो वो सिर्फ खुद को खो देगा। रणधीर ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए पूछा, और तुम्हारे भाई रणवीर को क्या लगता है? ये सवाल डाइनिंग में एक पल के लिए सन्नाटा ले आया था। सबकी नजरें रणवीर पर टिक गई थी।
जो अब तक चुपचाप बैठा सब कुछ देख और सुन रहा था। रणवीर ने हल्की आवाज में कहा, मुझे लगता है कि पल्लवी को थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए। शकुंतला जी ने कुछ पल रणवीर की ओर देखा, फिर हल्की नाराजगी के साथ बोली, अगर बहू को ढील दी जाए तो घर का अनुशासन बिगड़ जाता है बेटा। रणधीर ने सिर हिलाया, और हमारी पल्लवी तो वैसे भी चुप चुप ही रहती है। अगर इन्हें शुरू में ही नियमों का आदी नहीं बनाया तो आगे चलकर और मुश्किलें आएंगी। सिद्धार्थ ने गहरी सांस भरी। मुश्किलें तब आएंगी जब भाभी इस परिवार में होने के बावजूद खुद को इससे अलग महसूस करेंगी। रणबीर कुछ कहने ही वाला था कि तभी पल्लवी ने बेहद शांत आवाज में कहा, आप सब बेफिक्र रहिए, मैं इस घर की परंपराओं को अपनाने की पूरी कोशिश करूंगी। डाइनिंग रूम में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सिद्धार्थ को उसकी आवाज सुनकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे पल्लवी ने हार मान ली हो। लेकिन रणधीर और शकुंतला जी संतुष्ट नजर आ रहे थे। रणबीर बस पल्लवी को देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे से ये समझ पाना मुश्किल था कि वह इस बात से खुश था या नहीं। फ्लैशबैक। शादी का मंडप सजा हुआ था, मेहमानों की हलचल जारी थी, लेकिन दूल्हा गायब था। निखिल के घर वालों ने हजारों बार कॉल किया, लेकिन उसने फोन उठाना बंद कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि वह शादी से भाग गया था, तो कुछ मान रहे थे कि शायद कोई इमरजेंसी हो गई होगी। लेकिन सच्चाई जो भी थी, पल्लवी के परिवार की इज्जत दांव पर लग चुकी थी। पल्लवी बचपन से ही अपने मामा मामी के घर रहा करती थी। अगर आज ये शादी नहीं हुई तो इसे मैं घर से निकाल दूंगी, पल्लवी की मामी ने लगभग चीखते हुए कहा। पल्लवी की मामी बेहद गुस्से में थी। वह सबके सामने उसे घूरते हुए बोली, अगर आज तेरी शादी नहीं हुई तो मैं तुझे खुद धक्के मारकर इस घर से निकाल दूंगी। 18 साल की पल्लवी हैरानी से उन्हें देख रही थी। पल्लवी की आंखों के सामने वो भानु शाम घूम आई थी, जब उसके पापा का पार्थिव शरीर घर आया था। रिश्तेदारों की भीड़, मामी की फूटी किस्मत का रोना और पड़ोसियों की फुसफुसाहट। अब कौन संभालेगा इसे, कौन करेगा इससे शादी? हमारे घर में इसे रखने की कोई जरूरत नहीं। मामी का ठंडा फैसला सुनकर पल्लवी का कलेजा कांप गया था। मामी, मैं कोई बोझ नहीं हूँ, उसने भर्राए हुए गले से कहा। तो खुद संभाल अपनी जिंदगी। मामी ने सूटकेस उसकी तरफ खींचकर फेंक दिया था। सब लोग खड़े होकर बस पल्लवी की बेबसी का तमाशा देख रहे थे। तभी किसी ने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। रणवीर सिन्हा, काले सूट में पूरी तरह परफेक्ट फिटिंग में, चौड़ा सीना, ऊंचा कद और गहरी आंखें जो सामने वाले को छेद कर रख दें। उसकी आंखों में एक कनकही सख्ती थी। 28 साल का एक आदमी जिससे लोग सवाल नहीं पूछते, बस उसके फैसलों को मानते थे। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन उसके माथे पर एक शिकन तक नहीं थी। उसकी शख्सियत में कुछ ऐसा था जो कमरे में मौजूद हर इंसान को अपनी जगह जमकर खड़े रहने पर मजबूर कर रहा था। उसकी नजरें सीधे पल्लवी पर टिक गई थीं। तुम्हें यहाँ कौन बुलाया? मामी झुंझलाकर बोली, लेकिन रणवीर की आंखें अब भी दुल्हन बनी पल्लवी पर टिकी हुई थीं। उसने अपनी जेब से फोन निकाला, स्क्रीन ऑन की और किसी का मैसेज दिखाया। तुमने मुझे बुलाया था, उसने शांत आवाज में कहा। पल्लवी का गला सूख गया था। मामी की आंखें सिकुड़ गई थी। क्या मतलब? रणवीर ने एक गहरी नजर पल्लवी पर डाली, फिर एक एक शब्द ठहराव से बोला, मैं पल्लवी से शादी करने आया हूँ। कमरे में जैसे घड़ी की सुइयां भी थम गई थीं। कमरे में सन्नाटा छा गया था। पल्लवी की आंखें चौड़ी हो गई थीं। तुम मजाक कर रहे हो? मामी ने हैरानी से हंसते हुए कहा। रणवीर की आवाज ठंडी और सख्त थी। मुझे अपनी बात दोहराने की जरूरत नहीं पड़ती। मामी को तो जैसे सोने की खान मिल गई थी। शादी बिना दहेज के होगी ना? हाँ होगी, रणवीर ने एक शब्द में फैसला सुना दिया था। पल्लवी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन क्यों? रणवीर ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। वह कुछ और कह पाती इससे पहले ही मामी ने रणवीर का हाथ पकड़कर मंडप में उसे खड़ा कर दिया था। पूरा मंडप एक पल को शांत हो गया था। पल्लवी ने चौंककर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। यह आदमी कौन है और ये ऐसा फैसला कैसे ले सकता है? पल्लवी ने अपनी मासूम निगाहों से उसकी ओर देखते हुए कहा, आप कौन हैं और मुझसे शादी क्यों कर रहे हैं? रणवीर ने गहरी सांस ली और पल्लवी की तरफ देखते हुए कहा कि यह शादी एक डील होगी, एक कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ नाम का रिश्ता। जब चाहो इसे खत्म कर सकती हो। मैं बस तुम्हें बेसहारा होते हुए नहीं देख सकता। पल्लवी के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसकी आंखों से बहते आंसू इस बात के गवाह थे कि वे शादी के लिए कभी तैयार नहीं थी, लेकिन वे करती भी क्या? उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो घर से बेघर हो जाए या फिर किसी अजनबी से शादी कर ले। रणवीर और पल्लवी की शादी हो गई थी। रणवीर ने फेरों के बाद धीरे से झुकते हुए पल्लवी से कहा, मैंने ये शादी सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए की है। इसे प्यार समझने की गलती कभी मत करना। रणवीर की बात सुनकर पल्लवी ने अपना सिर झुका लिया था। फ्लैशबैक समाप्त। नाश्ते की टेबल पर रणवीर अब शांत बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर वही कोल्ड और सख्त एक्सप्रेशन था जो पल्लवी अब तक कई बार देख चुकी थी। उसने बिना एक भी शब्द बोले अपना नाश्ता खत्म किया और कुर्सी पीछे खिसकाकर खड़ा हो गया था। पल्लवी ने झिझकते हुए कहा, आपकी चाय ठंडी हो गई है, मैं दूसरी बना दूं? रणवीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, जरूरत नहीं है। पल्लवी को उसका ये बेरुखी भरा जवाब अजीब लगा था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि ये शादी सिर्फ एक नाम का रिश्ता है। इसमें अपनापन ढूंढना बेवकूफ़ी होगी। रणवीर बिना कुछ और कहे अपने कमरे में चला गया था। कुछ देर बाद पल्लवी भी कमरे में आ गई थी। वह अपनी अलमारी से कपड़े निकाल रहा था। पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं आपकी शर्ट निकाल देती हूँ। रणवीर ने बिना उसकी ओर देखे कहा, नहीं, मैं खुद कर सकता हूँ। पल्लवी ने फिर से कोशिश की, आपकी फाइल ठीक कर दूं? अब की बार रणवीर ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में नरमी की जगह वही कोल्डनेस थी। उसने सख्त लहजे में कहा, पल्लवी, मुझे अपने काम खुद करना आता है, तुम ये सब करने की कोशिश मत करो। उसके सख्त लहजे को देखकर पल्लवी के आगे कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई थी। रणवीर ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा, लेकिन उसका चेहरा किसी भी इमोशन से खाली था। रणवीर अब तक अपनी जिंदगी में किसी को भी अपने करीब नहीं आने दिया था। पल्लवी ऐसी पहली लड़की नहीं थी। पल्लवी ने कमरे से बाहर कदम रखा, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। ये रिश्ता कैसा था जहाँ कोई अपनापन नहीं था, ना कोई अधिकार, ना कोई उम्मीद।
वह जानती थी कि रणवीर ने यह शादी किसी मजबूरी में की है, लेकिन फिर भी उसका इस तरह का हर बात पर ठंडा रवैया उसे अंदर तक चुभ रहा था। रणवीर ने उसे जाते हुए देखा, फिर बिना कोई नरमी दिखाए वार्डरोब से अपनी शर्ट निकाली और पहनने लगा। लेकिन जैसे ही उसने टाई उठाई, अचानक पल्लवी फिर से दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई थी। मैं आपकी टाई बांध दूं? उसने धीमी आवाज में पूछा। रणवीर ने एक पल के लिए रुका, फिर बिना उसकी ओर देखे ठंडे लहजे में कहा, पल्लवी, मैंने कहा ना, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक बार की बात तुम्हें समझ नहीं आती? इस बार उसके शब्दों में हल्की झुंझलाहट थी। पल्लवी के चेहरे पर हल्का सा दर्द उभर आया था। उसने चुपचाप सिर झुका लिया और वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, रणवीर की उंगलियां उसकी कलाई पर आकर रुक चुकी थी। पल्लवी का दिल एक पल के लिए जोर से धड़क उठा था। उसने चौंक पीछे देखा। रणवीर की पकड़ मजबूत थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी कोई अपनापन नहीं था। एक बात याद रखना पल्लवी, रणवीर ने बेहद कोल्ड लेकिन सख्त लहजे में कहा, इस शादी से ज्यादा उम्मीदें मत पालो। ये सिर्फ एक डील है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। पल्लवी की आंखों में हल्की सी नमी आ गई थी, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को संभालते हुए सिर हिलाया। ठीक है, उसने धीमे लहजे में कहा और अपनी कलाई छुड़ा ली थी। पल्लवी अपनी कलाई छुड़ाकर जल्दी से कमरे से बाहर आ गई थी, लेकिन उसने अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हो रहा था। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि उसे रणवीर से किसी नरमी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी उसका कोल्ड रवैया उसे हर बार अंदर तक चुभ जाता था। वह सीढ़ियों से उतर ही रही थी कि ड्राइंग रूम से शकुंतला जी की आवाज़ सुनाई दी। वह हमेशा की तरह ही अपने कायदे कानून के भाषण में व्यस्त थी। बहू, ये क्या हाल बना रखा है? शकुंतला जी ने उसे सिर से पैर तक घूरते हुए कहा। नई नई शादी हुई है तुम्हारी, और तुम देखो जरा, साड़ी तक ठीक से नहीं पहनी। बहुओं को हमेशा सज कर रहना चाहिए, समझी? पल्लवी ने सिर झुका लिया था। जी माँ जी। और ये क्या सुना मैंने? शकुंतला जी ने आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हारी जेठानी बता रही थी कि तुम रणवीर के कमरे से बाहर आ गई। अरे अभी शादी हुई नहीं कि तुम अलग अलग कमरों में रहने लगे। पल्लवी ने कुछ कहने के लिए होठ खोले ही थे, लेकिन शब्द भीतर ही रह गए थे। सुनो, हमारे घर में एक कायदा है, शकुंतला जी ने अपनी चूड़ियां खनकाते हुए कहा। शादी कोई मजाक नहीं होती, चाहे वो किसी मजबूरी में ही क्यों ना की गई हो। एक बार जो रिश्ता बंध गया तो पति पत्नी को हर हाल में साथ निभाना पड़ता है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं जहाँ जब चाहो अलग हो जाओ। पल्लवी की आंखों में दर्द छलक आया था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था। और सबसे जरूरी बात, शकुंतला जी ने अपनी आवाज धीमी लेकिन सख्त करते हुए कहा, घर की बहू अगर पति का ध्यान नहीं रखेगी तो फिर कौन रखेगा? आज तुमने रणवीर के लिए नाश्ता भी ठीक से नहीं परोसा। पल्लवी ने घबराकर कहा, नहीं, मैंने तो चाय के बहस नहीं बहू। शकुंतला जी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया था। अब से मैं तुम्हें कायदे और कानून सिखाऊंगी। सबसे पहले हर सुबह उठकर रणवीर के लिए चाय बनाओ, उसके कपड़े प्रेस करो। अगर वह कुछ कहे ना कहे, फिर भी उसकी सेवा में कमी नहीं आनी चाहिए। पल्लवी ने रणवीर की ठंडी आंखें याद की, उसका बेरुखी भरा लहजा और अभी नए नए कायदे। क्या वाकई इस रिश्ते से कोई उम्मीद रखना सही था? एक 18 साल की मासूम लड़की जो जब से इस घर में आई थी बस एक कठपुतली बनकर रह गई थी। न अपनी मर्जी से कुछ कह सकती थी, न कर सकती थी। शादी क्या होती है ये भी ठीक से समझ नहीं पाई थी, और अब इस रिश्ते के निभाने की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई थी। शकुंतला जी के शब्द उसके जहन में गूंज रहे थे। शादी कोई मजाक नहीं होती। पत्नी को हर हाल में पति की सेवा करनी चाहिए, लेकिन कैसे करे वे सेवा जब सामने वाला ही उसे इस रिश्ते का हक नहीं देना चाहता। पल्लवी की आंखें नम हो गई थी। उसने बिना कुछ कहे किचन की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वह जानती थी कि अब उसे बिना सवाल किए इस घर के कायदे कानून मानने होंगे। दूसरी तरफ रणवीर ऊपर अपने कमरे में खड़ा हुआ था, लेकिन नीचे हो रही हर बात उसके कानों तक पहुंच रही थी। उसकी उंगलियां घड़ी के डायल पर कस गई थी। वह जानता था कि शकुंतला जी पल्लवी पर अपने कायदे कानून थोप रही हैं, लेकिन उसने खुद को रोक लिया था। यह लड़ाई उसकी नहीं थी। उसे इस रिश्ते से ज्यादा उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए, उसने खुद को याद दिलाया। लेकिन फिर भी जब उसने पल्लवी को सिर झुकाकर चुपचाप आदेश मानते देखा तो एक अजीब सी बेचैनी उसके अंदर तक घर कर गई थी। रात को पल्लवी ने सबके लिए खाना बनाया। उसे नहीं पता था कि रणवीर को कैसी चीजें पसंद है, लेकिन फिर भी उसने कोशिश की थी। डाइनिंग टेबल पर सब बैठ चुके थे। जब पल्लवी ने रणवीर की प्लेट में रोटी रखी तो बिना कुछ कहे हुए खाने लगा। अरे वाह पल्लवी, लगता है बहू ने धीरे धीरे अपने फर्ज निभाने शुरू कर दिए, शकुंतला जी ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन रणवीर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। वह बस चुपचाप खाना खा रहा था। लेकिन पल्लवी को उसका ये बेरुखी भरा अंदाज फिर से खल गया था। बहू, अब से रोज ऐसे ही खाना बनाना और सुबह सबसे पहले उठकर घर के सारे काम संभालने होंगे। सिद्धार्थ ने शकुंतला जी को टोकते हुए कहा। माँ, भाभी खाना क्यों बनाएंगी? कई सालों से तो शांता ताई हम लोगों के लिए खाना बनाती आई है ना, और घर में हर काम के लिए नौकर है, तो फिर भाभी क्या काम करेंगी? शकुंतला जी ने सिद्धार्थ की बात पर भौएं चढ़ा दी थी। उनकी आवाज में हल्की खींच थी। तू चुप रहे। औरत का असली गहना उसका घर होता है, और जब तक बहू घर के काम नहीं सीखेगी तब तक उसे इस घर की बहू कहने का कोई मतलब नहीं। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली, लेकिन कुछ कहने ही वाला था कि पल्लवी ने हल्के से सिर हिलाया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी। रणवीर जो अब तक चुपचाप खाना खा रहा था अचानक रुक गया था। उसने पल्लवी की तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई इमोशन नहीं था। रणवीर ने अपनी प्लेट रखी और बिना कुछ कहे उठकर चला गया था। पल्लवी ने उसे जाते देखा, लेकिन एक बात उसे समझ आ गई थी। चाहे वह कितना भी अच्छा खाना बना ले, चाहे कितने भी फर्ज निभा ले, रणवीर के लिए वह सिर्फ एक डील का हिस्सा ही रहेगी। बाद में रात को पल्लवी अपने कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन उसका मन अब भी दिन की बातों में उलझा हुआ था। ये घर, ये रिश्ता, हर चीज उसे पराई सी लग रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और रणवीर अंदर आया।
उसने अपनी घड़ी उतारी और बिना पल्लवी की तरफ देखे सीधे वार्डरोब खोलने लगा। पल्लवी ने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, मैं सुबह जल्दी उठकर सारे काम संभाल लूंगी। रणवीर ने एक पल के लिए ठहरकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी वही कोल्डनेस थी, लेकिन उसकी आवाज इस बार कुछ ज्यादा ही सख्त थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं पल्लवी। पल्लवी उसकी आंखों में देखती रही, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। आपको क्या फर्क पड़ता है? उसने हल्की लेकिन तल्ख आवाज में पूछा। रणवीर एक पल के लिए कुछ कहने ही वाला था, लेकिन फिर खुद को रोक लिया था। उसकी उंगलियां कसकर घड़ी के डायल पर जकड़ गई थी। कुछ नहीं, बस इतनी ही बात थी, उसने ठंडे लहजे में कहा और बिस्तर पर बैठ गया था। पल्लवी को अब यकीन हो गया था, रणवीर सच में इस रिश्ते से कोई लगाव नहीं रखता था। पल्लवी रणवीर की बेरुखी से पहले ही परेशान थी, लेकिन जब रात को वह दूसरे कमरे में जाने लगी तो शकुंतला जी की सख्त आवाज ने उसे रोक दिया था। बहू, ये क्या कर रही हो? पल्लवी ने पलटकर देखा। शकुंतला जी दरवाजे पर खड़ी हुई थी, चेहरे पर वही कठोरता थी। इस घर की बहुएं अपने पति के साथ अपने कमरे में ही सोती हैं, कोई अलग कमरा नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी कल ही तो तुम्हारी शादी हुई है और अभी से मनमानी। पल्लवी का चेहरा सफेद पड़ गया था। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कहे। वह वापस मुड़ी और धीमे कदमों से फिर से उसी कमरे की ओर बढ़ गई थी जहाँ रणवीर था। वह दरवाजे के पास कुछ देर खड़ी रही थी। अंदर हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल पूरी तरह ठंडा और अनजाना सा लग रहा था। क्या पूरी रात यहीं खड़े रहने का इरादा है? रणवीर की ठंडी आवाज सुनते ही पल्लवी ने चौंक कर उसकी ओर देखा। वह बिस्तर पर बैठा हुआ था, हाथ में फोन था, लेकिन उसकी आंखें अब सीधे उसी पर थीं। पल्लवी ने धीरे से कहा, माँ जी ने मुझे अलग कमरे में सोने नहीं दिया। लेकिन उसकी बात सुनकर रणवीर ने कुछ नहीं कहा। बस उसने अपना फोन साइड रखा और तकिए पर सिर टिका दिया था। लाइट बंद कर दो और जो भी तुम्हें ठीक लगे वही करो। पल्लवी को समझ नहीं आया कि वह कहाँ सोए। बिस्तर के किनारे काफी जगह थी, लेकिन रणवीर के कोल्ड बिहेवियर को देखकर उसे झिझक हो रही थी। कुछ देर बाद पल्लवी चुपचाप फर्श पर एक चादर बिछाकर बैठ गई थी। रणवीर ने जैसे ही करवट ली और हल्के से आंखें खोली, उसने पल्लवी को नीचे बैठे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ पल के लिए कमरे में सिर्फ सन्नाटा छा गया था। फिर उसने धीमे लेकिन गंभीर लहजे में कहा, अगर नीचे सोने का इरादा है तो मत भूलना कि मैंने जबरदस्ती ये शादी की थी, लेकिन तुम्हें बेइज्जत करने के लिए नहीं। पल्लवी ने उसकी तरफ देखा और बहुत मासूमियत के साथ कहा, तो फिर क्या करूँ? रणवीर बिना कुछ कहे उठा और तकिए को उठाकर बिस्तर के किनारे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली थी। सो जाओ। ये रिश्ता जितना अजनबी था उतना ही बोझिल भी था। पल्लवी ने गहरी सांस ली और कमरे के अंदर एक ठंडा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी इस रिश्ते की बेरुखी को महसूस कर रही हों। पल्लवी ने सोफे की तरफ देखा और मन ही मन तय किया कि वह वहीं सोएगी, लेकिन जैसे ही उसने अपना दुपट्टा ठीक किया और आगे बढ़ी, रणवीर की आवाज सुनाई दी, बिस्तर खाली है। उसके शब्द सख्त थे, बिना किसी भाव के, लेकिन आदेश जैसे लगे। पल्लवी ने एक नजर उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब भी कोई अपनापन नहीं था, लेकिन वह यह भी नहीं चाह रहा था कि वह अलग सोए। मुझे सोफा ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा, पल्लवी ने हल्की आवाज में कहा। रणवीर ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर झुका लिया, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। लेकिन जब पल्लवी ने धीरे धीरे सोफे पर अपनी जगह बनाई तो उसने हल्की झुंझलाहट के साथ अपनी आंखें बंद कर ली थी। जब वह सोने के लिए करवट ले रही थी तो उसने देखा कि रणवीर अब भी जाग रहा था और उसकी आंखों में कहीं न कहीं कोई छुपी हुई बेचैनी थी जो वह दिखाना नहीं चाहता था। कमरे में हल्की रोशनी थी और बाहर चांद की हल्की रोशनी पर्दे से छनकर अंदर आ रही थी। पल्लवी ने आंखें बंद कर ली, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। दिल में अजीब सा खालीपन था और दिमाग में वही सवाल था, क्या यह रिश्ता वाकई सिर्फ एक समझौता रहेगा? दूसरी तरफ रणवीर की बंद आंखों के पीछे भी एक हल्की सी बेचैनी थी, जिसे वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था। आखिर रणवीर ने किस कारण से पल्लवी से शादी की थी? क्या पल्लवी इस समझौते की शादी में अपनी जगह बना पाएगी? दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। हमारी कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।